Good morning, dear students. I am P.L. Nareda, Assistant Professor, Government College, Kalmas. And today we will study a poem, A Bird Came Down the Walk by Emily Dickinson. एक पक्षी चल कर के आया। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, एक पक्षी किस तरह से चल कर के आया और उसको देखकर कवयित्री के मन में क्या भाव जगे, ये हम इस कविता में पढ़ेंगे। एमिली डिकिंसन जो है बहुत ही शानदार लिरिक लिखती है, गीत लिखती है, और ये लिरिक उसमें से एक बेस्ट लिरिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला लिरिक है। तो चलिए इस लिरिक को हम एक एक सेंटेंस को गौर से पढ़ते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक पक्षी चल करके आया। एक पक्षी चल करके कैसे आया, यहाँ पर मैं आपको इस पोएम की सेटिंग बताता हूँ। लेखिका अपने घर के बरामदे में बैठी हुई है और उसके बरामदे के आगे घास का एक छोटा सा गार्डन है और उस गार्डन में ओस की बूंदें उस घास के ऊपर छाई हुई है और उसी गार्डन में एक पक्षी फुदकता फुदकता आ जाता है। वो पक्षी जब वहाँ पे आता है, लेखिका उसको चुपके से देखती है। पक्षी को पता नहीं है कि लेखिका उसको देख रही है। उस पक्षी ने एक कीड़ा चबा रखा था मुंह में, जो आधा इधर और आधा इधर दोनों तरफ उसके मुंह के निकला हुआ था। उस कीड़े को खाने के बाद उसने उस घास में से पानी पिया, ओस की बूंदों को उसने पिया, और जब ये सारा एक्टिविटीज़ हो रही थी तो वहाँ से उस कीड़े के सामने से एक भंवरा जो है निकल रहा था। उस भंवरे को उस पक्षी ने देखा, लेकिन उसकी गर्दन में, उसकी चोंच में पहले ही दूसरा कीड़ा फंसा हुआ था जिसको उसने अभी जस्ट खाया था। तो उसने उसको रैपिड नज़रों से देखा कि ये मेरे से बच के निकल रहा है। उसकी तीव्र नज़रों से देखा, उसको ऐसे घूर करके देखा और वो बीटल वहाँ से निकल जाता है। जब उसको देखा तो लेखिका ने सोचा क्यों ना मैं इस पक्षी को रोटी का टुकड़ा दे देती हूँ। और जब उसने रोटी का टुकड़ा उसको देने के लिए ऑफर किया तो उस पक्षी की नज़र पड़ गई और वह पक्षी वहाँ से उड़ गया। जब वो उड़ता है तो लेखिका उसका वर्णन करती है कि वो ऐसे उड़ रहा है जैसे समुद्र को पतवार ने दो भागों में बांट दिया हो, जैसे उसके चमकीले जो पंख है वो किसी सिलाई से बंधे हुए हैं। ये पूरी कविता इतनी सी है और जिसको कवयित्री ने बहुत शानदार तरीके से सजोया है। हम यहाँ पर थोड़ा सा लेखिका के बारे में, जो कवयित्री है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न इन 1830 इन मैसेच्यूसेट्स। एमिली डिकिंसन 1830 में मैसेच्यूसेट्स में पैदा हुई थी। सी इज़ नॉन एज नेचर पोइटेस, और उसको नेचर पोइटेस के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के ऊपर कविता लिखती है या फिर वो डेथ के ऊपर कविता लिखती है। सी रोट मैनी लिरिक्स, खूब लिरिक्स लिखे उसने, एक के बाद एक लिरिक्स लिखे हैं। वन ऑफ देम इज़ द ए बर्ड केम डाउन द वॉक, और उनमें से एक है ए बर्ड केम डाउन द वॉक। वन डे द पोइटेस सा अ बर्ड एंड रोट अ ब्यूटिफुल लिरिक। एक दिन कवयित्री ने एक पक्षी देखा और उसी के मन में जो भाव आए उनको उसने कागज़ पे उकेर दिया और ये लिरिक बना दिया। एमिली डिकिंसन's life proves that it is not necessary to travel widely or lead a life full of romantic grandeur in order to write great poetry. मैं आपको बता दूं, एमिली डिकिंसन एक रिकल्स जैसा लाइफ जीती थी, एक साधु जैसा, सन्यासी जैसा जीवन जीती थी। और यहाँ पे एमिली डिकिंसन की जो कविताएं हैं वो इस बात को साबित करती है
कि कोई भी रोमांटिक कविता लिखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा घूमा फिरा आदमी हो। रोमांटिक कोई भी हो सकता है। रोमांटिक होने के लिए घूमना फिरना ज़रूरी नहीं है। रोमांटिक कविता लिखने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसने दूर दूर घूम फिर करके रोमांटिक कपल को देखा हो, रोमांटिक नेचर को देखा हो, रोमांटिक सीन को देखा हो। इन दिस पोएम, द सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ बर्ड hop down a path allows her to exhibit her extraordinary poetic powers of observation and description. इस कविता में द सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए बर्ड, एक साधारण सा अनुभव है एक पक्षी को देखना जो फुदकता हुआ आया था। होप का मतलब होता है फुदकता हुआ। allows her to exhibit her extraordinary poetic power, और किस तरह से उसने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोइटिक पावर को बताया है। कौन सा पावर? ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने का, डिस्क्रिप्शन, और उसको बताने का जो पावर था उसको किस तरह से बताया है ये इस कविता में हमने देखा है। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। A bird came down the walk he did not know I saw. He bit an angel worm in halves and ate the fellow raw. A bird came down the walk. एक पक्षी चल करके आया। कवयित्री अपने घर के बरामदे में बैठी हुई है और उसके सामने एक घास का गार्डन है। वहाँ पर एक पक्षी चल करके आता है। He did not know I saw. I saw, कवयित्री जो है अपने बारे में कह रही है। I saw, मैंने उसको देखा। He did not know, इस बात को वो नहीं जानता था। वो पक्षी इस बात को नहीं जानता था कि मैं जो है उसको देख रही हूँ। पक्षी, the bird did not know, the bird was not aware that the poetess was looking him. पक्षी उसको देख रहा था, इस बारे में पक्षी को पता नहीं था। पक्षी को देख रही थी लेखिका और इस बात का पता पक्षी को नहीं था। He bit an angel worm. He bit, उसने चबा रखा था, उसने काट रखा था। An angel worm, angel worm का मतलब होता है एक कीड़ा। In halves, आधा आधा, उसने एक कीड़े को आधा आधा चबा रखा था। आधा आधा कैसे? उसके मुंह में इस तरह से दबा रखा था कि आधा राइट और आधा लेफ्ट, दोनों साइड उसके मुंह में निकला हुआ था। एंड एट द फेलो रो, रो का मतलब होता है कच्चा ही। फेलो, उस कीड़े को, एट खा गया, और उस कीड़े को वो कच्चा ही खा गया। उस पक्षी ने जिस कीड़े को आधा आधा चबा रखा था, दोनों तरफ जो आधा आधा निकला हुआ था, उसको वो कच्चा ही खा गया, बिना पकाए खा गया। यहाँ पर कवियत्री जो है नेचर सीनरी को बताती है। द पोइटेस डिस्क्राइब्स द नेचुरल सीन, नेचुरल जो सीन है उनको बताती है। नेचुरल सीन में क्या है? सबसे पहले देखो, ए बर्ड केम डाउन दी वॉक, एक पक्षी चल करके वहाँ आता है। ही डिड नॉट नो, ऐसा उसको पता नहीं है पक्षी को कि लेखिका उसको देख रही है। ही बिट एन एंजल वॉर्म, उसने एक कीड़े को चबा रखा था। इन हाल्व्स, आधा आधा। यहाँ कवित्री फिर एक कीड़े का वर्णन करती है। एंड एट द फेलो रो, और उस फेलो को वो कच्चा ही चबा गया, उस कीड़े को वो कच्चा ही खा गया। कविता में कविता का स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रक्चरली दिस पोएम इज एब्सोल्युटली टिपिकल ऑफ डिकिंसन यूजिंग आयम्बिक ट्राईमीटर with occasionally 4 syllable lines following a loose ABCD rhyme scheme. कविता आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है और इसमें 4 syllable लाइन है। 4 syllable मतलब 4 syllable वाली लाइन्स हैं, और इसकी राइम स्कीम जो है ABCB लूज तरीके से है, मतलब पूरी तरह से फॉलो नहीं की है। एंड रिदमिकली ब्रेकिंग अप द मीटर विद लॉन्ग डैश, और इसका जो मीटर है उसको भी बिगाड़ दिया गया है
क्योंकि कविता में बीच बीच में लॉन्ग डैश आएंगे, लंबे लंबे डैश आएंगे, जिसकी वजह से इसका जो रिदमिकल मीटर है वो बिगड़ गया है। डिकिंसन किनली डिपिक्ट द बर्ड, डिकिंसन ने बहुत सूक्ष्म तरीके से बर्ड को बताया है, उसका वर्णन किया है, एक एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बताया है। इट्स एक्टिविटीज़ एज इट ईट्स अ वर्म, इसकी छोटी छोटी गतिविधियाँ जैसे वो कीड़ा खाता है, पैक्स एट द ग्रास, घास पे फुदकता है, हॉप बाय अ बिटल, फिर वहाँ से एक भंवरा गुजर जाता है, एंड ग्लेंसेज अराउंड फियरफुली, डर के मारे चारों ओर देखता है। बट द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस पोएम इज़ द फाइनल स्टेंजा, अंतिम जो स्टेंजा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरी कविता जो है 4 लाइन वाले स्टेंजा में बंधी हुई है। एंड देन ही ड्रिंक अ ड्यू, जब उस कीड़े को उसने खा लिया, एंड देन उसके बाद ही ड्रिंक ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंद, वाटर फ्रॉम द कन्वीनियंट ग्रास, फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, कन्वीनियंट का मतलब होता है उपयुक्त, कोमल, सुहावनी, जो चुभने वाली नहीं थी, बहुत ही कोमल जो घास थी, उस घास में से, कन्वीनियंट घास में से ही ड्रिंक, उसने पिया, ड्यू, ओस की बूंद को, उसने खाना खा लिया, नाश्ता हो गया, और उसके बाद उसने उस कोमल उपयुक्त घास में से ओस की बूंद को पिया। एंड देन हॉप्ड साइड वाइज टू द वॉल, और फिर उस दीवार के सहारे सहारे फुदकता हुआ चलने लगा। जैसे यहाँ पे लेखिका बैठी हुई है, यहाँ पे वो पक्षी है, और ये जो घास है, अब यहाँ से वो दीवार के सहारे सहारे फुदकता हुआ आगे बढ़ रहा है। एंड देन हॉप्ड साइड वाइज टू द वॉल, हॉप्ड का मतलब फिर फुदकने लगा, साइड वाइज मतलब साइड साइड साइड, टू द वॉल उस दीवार के सहारे, टू लेट अ बीटल पास, उसने एक भंवरे को गुजर जाने दिया। बीटल का मतलब होता है भंवरा, पास मतलब गुजरने दिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उसने एक भंवरे को क्यों गुजर जाने दिया। उसने कीड़ा चबा रखा था, उस कीड़े को उसने खाया, वो कीड़ा उसके पेट में अंदर तक नहीं गया, और उसने पानी पी लिया। उस स्थिति में जैसे हम खाना खा रहे हों और हमारे मुंह में घास हो, गले में ही अटका हो, तो हम दूसरा ग्रास नहीं खा सकते, और इसीलिए क्या हुआ, टू लेट अ बीटल पास, उसने एक भंवरे को गुजर जाने दिया, क्योंकि उसका पहले वाला जो कीड़ा था वो नीचे पेट में नहीं गया था, इसलिए टू लेट अ बीटल पास, उसने एक भंवरे को गुजरने दिया। भंवरा वहाँ से गुजर तो रहा है, लेकिन ही ग्लेंस विद रैपिड आइज, रैपिड का मतलब तीव्र, आइज नज़रों से, ग्लेंस मतलब देखा, उसने तीव्र नज़रों से देखा, उसने ये देखा, ये अंदाज़ा लगाया कि ये भंवरा कहाँ तक जाएगा और मैं इसको कहाँ तक पकड़ लूँगा। इसलिए क्या हुआ, ही ग्लेंस विद रैपिड आइज, उसने तीव्र नज़रों से देखा, दैट हरीड ऑल अब्रोड, अब्रोड मतलब दूर दूर तक, हरीड मतलब जल्दी से, उसने जल्दी से दूर दूर तक देख लिया कि ये भंवरा कहाँ तक जा सकता है। दे लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स, यहाँ पे दे, जब वो देख रहा है दूर दूर तक, तो उसकी जो आंखें हैं, लुक्ड दिखाई दे रही थी, लाइक फ्राइटन बीड्स, बीड्स का मतलब होता है मोती, उसकी आंखें जो मोतियों की तरह थी, लाइक बीड्स उसकी आंखें, फ्राइटन बीड्स डरे हुए मोतियों की तरह। यहाँ पर कवि जो है उसकी आंखों की तुलना डरे हुए मोतियों से कर रहा है, उसकी आंखें डरे हुई सी है, मोतियों सी उसकी आंखें जो है वो डरी हुई सी है। दे लुक्ड लाइक, वे दिखाई दे रही थी, फ्राइटन बीड्स मोतियों की तरह, फ्राइटन बीड्स उसकी डरी हुई आंखें मोतियों की तरह लग रही थी। कवि ने यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, लाइक वर्ड्स, उसकी आंखों की तुलना मोतियों से की है, डरे हुई, उसकी डरी हुई आंखें जो है मोतियों की तरह लग रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, लेखिका करे कि मैंने सोचा, उसकी जो आंखें हैं डरी हुई सी है। एंड ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड,
उसका जो वेलवेट हेड था, उसका जो मखमली सिर था, उसको उसने स्टर्ड किया, मूवमेंट किया, हलचल की, उसने अपना मखमली सिर हिलाया। कैसे हिलाया? लाइक वन इन डेंजर, जैसे कोई खतरे का आभास होने पर हिलाता है। जैसे कोई खतरे का आभास होने पर सतर्क होने के लिए इशारों से समझा देता है, उसी तरह से लाइक वन इन डेंजर, जैसे कोई खतरे में सिर हिलाता है, उस तरह से उसने उसका वेलवेट सिर हिलाया। काजस सतर्क हो गया। आई ऑफर्ड हिम ए क्रम, मैंने उसको एक क्रम दिया। क्रम का मतलब होता है रोटी का छोटा सा टुकड़ा। आई ऑफर्ड हिम, मैंने उसको दिया क्रम, एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, और उसने उसके पंख जो है अनरोल्ड कर लिए। लेखिका करी कि जब मैंने उसको रोटी का छोटा सा टुकड़ा दिया, ही अनरोल्ड, उसने अनरोल्ड कर लिए, खोल लिए, हिज फीदर्स, उसके पंख, उड़ने के लिए उसने उसके पंख जो है खोल लिए। एंड रोड हिज सॉफ्टर होम, रो मतलब चढ़ाई कर गया, हिम सॉफ्टर होम, उसके कोमल घर की तरफ, उसका जो कोमल घर था उसकी तरफ वो चढ़ाई कर गया, मतलब वो वहां से उड़ने लगा। जब लेखिका उसको रोटी का टुकड़ा देती है तो वो पक्षी उसको खाने के बजाय अपने घर की ओर उड़ान भरता है। लेखिका यहाँ पर यही समझाना चाह रही है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके साथ हम छेड़छाड़ ना करें। जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ हम छेड़छाड़ ना करें। पक्षी बड़े मज़े से खा रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, लेकिन उसको मनुष्य का डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल रास नहीं आया। जब लेखिका ने उसको रोटी का टुकड़ा फेंका तो वो अपने घर की ओर उड़ गया। अब जब वो उड़ रहा है तो किस तरह से उड़ रहा है उसको लेखिका ने इन 4 पंक्तियों में कैप्च किया है, 4 पंक्तियों में उसको कैप्चर कर लिया। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन, जैसे पतवारें, ओर्स पतवारें, डिवाइड बांटती है ओशियन सागर को, जैसे पतवारें सागर को 2 भागों में बांट देती है। इस तरह से उसने अपने पंखों को जब फैलाया तो ऐसा लग रहा है जैसे पतवार ने सागर को 2 भागों में बांट रखा है। 2 सिल्वर फॉर ए सीम, 2 सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी के, यहाँ पर चांदी से मतलब है चमकीले, और 2 सिल्वर यानी बहुत ज़्यादा चमकीले, फॉर अ सीम जैसे सीम कर दिया गया हो, जैसे उसके चांदी के पंखों को सीम कर दिया गया हो। सीम मतलब सिलाई कर दी गई हो, जैसे उसके चमकीले पंखों को, चांदी के पंखों को सिलाई कर दी गई हो, ऐसे लग रहे थे। 2 यहाँ पे उसके पंखों की तुलना 2 चीज़ों से की है। देन ऑर्स डिवाइड द ओशियन, जैसे पतवार सागर को 2 भागों में बांट देती है। 2 सिल्वर फॉर ए सीम, और जैसे चमकीले पंखों को सिलाई कर दी गई हो, इस तरह से उसके पंख लग रहे थे। और बटरफ्लाइज तितलियां ऑफ बैंक, नदी के किनारे पे, ऑफ नून दोपहर के समय, लिप्स पुदकती रहती है, स्प्लैश स्लैश बिना शोर शराबा, एज दे स्विम, जैसे ही वो तैरती है। लेखिका फिर यहाँ पे बताती है कि उस पक्षी के अलावा भी वहाँ पे तितलियाँ उस किनारे पे दोपहर के समय फुदकती रहती है। लिप्स मतलब फुदकती रहती है, स्प्लैश स्लैश बिना शोर शराबा किए, एज दे स्विम, जैसे ही वो तैरती है। और इन सब चीज़ों को मनुष्य का डिस्टर्बेंस कतई पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कवित्री ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये कविता समझाई। एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएट्री डिस्क्राइब द फ्लाइंग बर्ड, अंत में कविता में कवित्री ने पक्षी के उड़ते हुए दृश्य को चित्रित किया है। इट वॉज लुकिंग एज और डिवाइड्स द वाटर ऑफ द ओशियन इन द सेम वे द बर्ड डिवाइड्स द स्काई, जैसे पतवार समुद्र के पानी को 2 भागों में बांटती है, उसी तरह से पक्षी जो है अपने पंखों को 2 भागों में फैला रखा है। बटरफ्लाइज फ्लाई अवे फ्रॉम रिवर बैंक्स एट नून, तितलियाँ उड़ती रहती है दोपहर के समय। द पोइट इमेजिन्स दैट दीज बटरफ्लाइज स्विम इन द एयर विदाउट एनी नॉइज,
कवित्री ने हमें बताया है कि ये तितलियाँ बिना शोर शराबा किए हुए उड़ती रहती है। द पोइम इज़ अ लिरिकल, कविता एक लिरिकल है। हियर इज एलिट्रेशन, कवि ने यहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग किया है। सिल्वर सीम्स, यहाँ पे एस जो साउंड है उसको 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए एलिट्रेशन है। सिल्वर सिम्स, सिल्वर सिम्स। इन द पोइम ए बर्ड केम डाउन द वॉक, द बर्ड इज डिस्क्राइब्ड विद एक्यूरेसी, पक्षी का वर्णन बड़ी सटीकता से किया है। नन ऑफ इट्स लिटिल मूवमेंट एस्केप फ्रॉम द लविंग नोटिस ऑफ द पोइटेस, कवित्री के नोटिस से एक भी बात बचती नहीं है। शी हैज़ फाउंड ए सेंस ऑफ जॉय इन द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, उसको नेचर के ऑब्जेक्ट में बड़ा मज़ा आता है। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए ताकि आप दूसरे इसी तरह से वीडियो प्राप्त कर सकें। थैंक यू।